आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। बांग्लादेश में सत्ता क्या बदली, बहुत कुछ बदल गया। आज बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू खतरे के साए में जी रहे हैं। ना पूजा पाठ कर पा रहे हैं, ना सुकून की जिंदगी मयस्सर हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक बांग्लादेश की बात क्यों हो रही है, तो इसे समझने के लिए आपको पहले 2 तस्वीरें देखनी होंगी। मेरे दोनों तरफ 2 तस्वीरों को देखिए। आज जब नवरात्र को लेकर आपके आसपास उल्लास उमंग है, उस वक्त बांग्लादेश में क्या हो रहा है। पहली तस्वीर सत्ता परिवर्तन से पहले के बांग्लादेश की है। वो भी एक दौर था जब दुर्गा पूजा को लेकर हिंदुस्तान जितनी ही रौनक पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ करती थी। बड़ी संख्या में बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल सजा करते थे, भव्य पूजा होती थी। रौनक देखकर बताना मुश्किल हो जाता था कि हिंदुस्तान से बाहर की तस्वीरें हैं। लेकिन 1 साल बाद ही हालात कैसे हो गए हैं, वो आप मेरी दूसरी तरफ की तस्वीरों को देखकर समझिए। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पर अघोषित बैन लग गया है। मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, डराया जा रहा है। दुर्गा पूजा के आयोजन समितियों को गुमनाम चिट्ठियां भेजकर जजिया की मांग की जा रही है। 5 लाख रुपए की डिमांड पूरी करने पर ही पूजा करने दी जा रही है, वो भी अजीबोगरीब शर्तों के साथ। बांग्लादेश में हिंदू आस्था के साथ क्या हो रहा है, वो आप इन तस्वीरों को देखिए और महसूस करिए। किशोरगंज के ज्यूर अखाड़ा में दुर्गा प्रतिमा तोड़ दी गई। मीरापारा में भी ऐसी हरकत हुई। बतरिस में भी दुर्गा प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। मेमनसिंह जिले में भी माता की मूर्तियों को निशाना बनाया गया। लक्ष्मीपुर में भी कट्टरपंथियों के टारगेट पर दुर्गा प्रतिमा आ गई। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हालात सिर्फ दुर्गा पूजा को लेकर है। दरअसल वहां के मुस्लिम कट्टरपंथी एलानिया तौर पर गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। दिल्ली पर कब्जा करने के लिए जिहाद की तकरीरें दी जा रही हैं। इतना कुछ हो रहा है, लेकिन वो जमात चुप है जो दुनिया भर के मामलों पर छाती पीटती है। ऐसे में सवाल बांग्लादेशी हिंदुओं का है, हिंदुस्तान की सीमाओं की सुरक्षा है, कट्टरपंथियों के नापाक मंसूबों का है। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। आज मुकाबला में बात बांग्लादेश की होगी और बांग्लादेश पर आज मुकाबला में मेरे 5 सवाल ये हैं कि क्या दूसरा पाकिस्तान बनने की राह पर है बांग्लादेश। सवाल ये कि क्या बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पर अघोषित बैन लग गया है। सवाल ये कि क्या बांग्लादेशी कट्टरवादी का मकसद हिंदुओं का सफाया है। सवाल यह भी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर शांति दूतों की चुप्पी क्यों है। और सवाल यह कि कट्टरपंथियों को क्यों आ रहा है गजवाए हिंद का ख्वाब। आज इन्हीं तमाम सवालों पर हम करेंगे मुकाबला। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से बांग्लादेश में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और उस पर आखिरकार ये जो खामोशी है ये देखने को क्यों मिल रही है, क्योंकि जगह जगह पर जो प्रतिमाएं हैं वो तोड़ी जा रही हैं। दुर्गा पूजा जिसकी रौनक बांग्लादेश में देखने को मिला करती थी, वही दुर्गा पूजा का त्योहार आज के दिन फीका फीका सा नजर आ रहा है, डर के साए में होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विनोद बंसल प्रवक्ता वीएचपी, फयाज अहमद फैजी मुस्लिम एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, आदिल हसन प्रवक्ता एआईएमआईएम हमारे साथ हैं, मुमताज अली रिजवी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुमताज आलम रिजवी जी, चलिए आप ही से आज शुरुआत करती हूँ। हम पूरे देश में इंसानियत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, क्या यही है गजवाए हिंद की परिकल्पना? देखिए, मुझे लग रहा है कि गज़वाए हिंद न तो बांग्लादेश में हो सकता है और न तो हिंदुस्तान में हो सकता है। ये बिला वजह की बातें हैं और कहीं भी माइनॉरिटी हो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। अगर हमारे बांग्लादेश में भाई हैं और उनके साथ अगर ज़्यादती होती है तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। हम उनके साथ खड़े हैं और जैसा भी अगर लोग तय करेंगे, कहीं प्रोटेस्ट करना है, चलना है, मैं बिल्कुल चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो माइनॉरिटी है वहां पे हमारे हिंदू भाई, और उनको पूरी आज़ादी, जिस तरह से हम हिंदुस्तान में अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और ये कहते हैं कि हम माइनॉरिटी हैं और हमारे जो हुकूक हैं वो हमें मिलने चाहिए, इसी तरीके से पूरी हमदर्दी हमारी जो है वो बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई हैं जो माइनॉरिटी में हैं उनके साथ है। और मैं पूरे वादे के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं, वहां तो मंदिरों में जाकर दुर्गा माँ की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। वहां तो ये कहा जा रहा है कि आप नमाज के दौरान ना तो कहीं पर कीर्तन की आवाज आ सकती है, ना कहीं पर भजनों की आवाज आ सकती है। वहां तो हिंदू बच्चियों को ये कहा जा रहा है कि आप कुरान की आयत याद कर लीजिए,
मियाद तय की जा रही है। भारत में ऐसा कौन सा माइनॉरिटी के साथ खेल चल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि शरपसंद लोग, बदमाश किस्म के लोग हर जगह होते हैं, वहाँ भी होंगे, इसमें नो डाउट। हमें शक नहीं कि वहाँ ऐसे लोग नहीं होंगे, ऐसा नहीं कर रहे होंगे। हमारी सरकार से गुजारिश है, मोदी सरकार से, कि वो वहाँ की मौजूदा सरकार से सख्ती से बात करे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ तक आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं मैडम, यहाँ भी होता है। जय श्री राम के नारे जो है बुलवाए जाते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि पुलिस जो है वो डंडा मारती है अगर कोई नमाज पढ़ता है तो बाहर। हाँ, इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें यहाँ पे अभी आप देख लीजिए, लव जिहाद, एक मिनट, लव जिहाद, लैंड जिहाद, कानून के हिसाब से होता है। यहाँ जो होता है कानून के हिसाब से होता है, तो कम से कम मेरे देश की कल्पना या मेरे देश का कंपैरिजन आप ऐसे देश से तो मत करिए ना जहाँ हिंदुओं को उनके घरों से निकाला जा रहा है। और तो क्या मॉब लिंचिंग धर्म को देखकर की जाती है? क्या हिंदुओं की मॉब लिंचिंग नहीं होती इस देश में? क्या हिंदुओं की मॉब लिंचिंग नहीं होती इस देश में? मॉब लिंचिंग गलत है, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसे धर्म से जोड़कर मत देखिए ना मुमताज अली रिजवी जी। से हर चीज नहीं होती, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी यही कह रही हूँ। और आप देखिए, बुलंदशहर में 17 मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी गई और जब पकड़े गए तो 5 हिंदू निकले। हाँ, इसी तरीके से, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि शरपसंद मैडम हर जगह लोग हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं, आप ये बताइए ना। नहीं, मुमताज अली जी, आप मुझे ये बताइए, वहां तो कट्टरपंथी जो संगठन है वो तो चिट्ठियां फेंक रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि आपको दुर्गा पंडाल अगर लगाना है, आपको अगर दुर्गा पूजा करनी है तो आपको पैसे भरने होंगे। मैंने कहा, वो तो ये कह रहे हैं, एक मिनट सर, वो तो ये कह रहे हैं स्कूल में बच्चियों से, जो हिंदू बच्चियां हैं, कि आपको हिजाब पहन कर आना होगा। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि आप कुरान की आयत याद कर लीजिए। मुझे एक ऐसा उदाहरण यहाँ पर दीजिए जहां मस्जिद में जाकर, एक जगह का ही दे दीजिए, वहां तो जगह जगह हो रहा है सर। देखिए मैडम, दुर्गा पंडाल नहीं लग पा रहा है। यहाँ क्या हमारे जो माइनॉरिटीज भाई हैं, क्या उनको उनका त्योहार मनाने, नमाज पढ़ने की आजादी नहीं है क्या? आपको कहा जाता है कि आप पढ़िए जरा भगवत गीता, याद करिए उसके श्लोक, कहा गया है आपको? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, एक तो ये कि आप भारत देश की तुलना किसी मुल्क से प्लीज मत किए। आप कर रहे हैं सर, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं माइनॉरिटी की तुलना कर रहा हूं। मैं यहाँ पर मैडम, मैं माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं। सुनिए, हाँ, तो माइनॉरिटी मैं माइनॉरिटी की हर जगह माइनॉरिटी की, और यहाँ पे नहीं, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ऐसे लोग अब पैदा हो गए, ऐसे लोग अब पैदा हो गए जो कहते हैं हिजाब न पहनो। अरे मैडम सुन लीजिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ। कह रहे हैं हिजाब न पहनो, लोग घरों में घुस करके चेक करते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ट्रेनों पे जो है लोगों को गोली मार दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं हो रहा है, दोनों तरफ लेकिन से हो रहा है। मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ से हो रहा है। मुमताज अली रिजवी जी, एक बात मत करिए, एक बात मत करिए, सेलेक्टिव बात मत करिए ना, सेलेक्टिव बात मत करिए। अगर अल्पसंख्यकों के साथ ये कुछ हो रहा है तो बहुसंख्यकों के साथ भी हो रहा है। लिंचिंग अगर अल्पसंख्यकों की होती है तो बहुसंख्यकों की भी होती है। ऐसा नहीं जैसे बांग्लादेश में देख रही हूं मैं कि गजवाए हिंद कर दीजिए, गजवाए हिंद कर दीजिए। 500 सालों तक हमने राज किया। अच्छा, एक मिनट बताइए, ये जो कहा गया 500 सालों तक राज किया, फिर मैं आ रही हूं विनोद बंसल जी आपके पास, हम फिर से दिल्ली को फतेह करेंगे, इस बात पर अपना स्टैंड बताइए क्या है? देखिए, मैंने कहा ना कि इनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, और मैं तो कह रहा हूं कि हमें बांग्लादेश चाहिए, हम तो बांग्लादेश पे कब्जा करेंगे। आप क्या बात कर रही हैं? और मोदी जी को तो इनको जवाब देना चाहिए, जो यहाँ के एम्बेसडर बांग्लादेश के, उनको बुला करके और कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इस मामले पर आप सरकार की तरफ देख रहे हैं टकटकी लगाकर, अच्छी बात है, सरकार से उम्मीदें हैं, अच्छी बात है। हर चीज जैसे हर मसलों पर आप लोग उतरते हैं ना प्रदर्शन करने के लिए, अरे एक प्रदर्शन इस पर भी कर देते कि वहां जो कर रहे हैं कट्टरपंथी वो ना करें। एक मैसेज तो कम से कम हिंदुस्तान का मुसलमान देता। बिल्कुल करेंगे मैडम, क्या बात कर रही है, बिल्कुल करेंगे। हमारे भाई निकले, हम भी निकलेंगे। क्या बद से बदतर स्थिति देखेंगे? बिल्कुल निकले, चले, यहाँ जितने धर्मगुरु बैठे चले, हम भी साथ में चलने के लिए तैयार है। निकले ये लोग कि खाली टीवी में डिबेट करेंगे? एक सेकंड रुक जाते हैं, निकले, आप इंतजार कर रहे हैं ना, अभी तक निकले नहीं है आप। ये निकले ना, ये क्यों नहीं निकलते हैं? आप क्यों नहीं निकलते हैं? नहीं, ये निकले पहले ना, हम भी निकले, आप क्यों नहीं निकलते? यानी आप फर्क करते हैं? नहीं, फर्क नहीं करते। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि निकले और सरकार पहले स्टैंड ले। आप करिए ना, सरकार स्टैंड ले वहां पे, और सरकार को बिल्कुल हम करेंगे, संदेश दीजिए वहां के कट्टरपंथियों को कि देश का, आप क्या, मैं ऐलान करता हूं कि मैं दिल को धरना दूंगा, मुसलमान इसके खिलाफ धरना दूंगा, इसके खिलाफ धरना दूंगा, मैं ऐलान कर रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए, अजय आलोक जी,
भारत की सरकार क्या कर रही है? कैसे सुनिश्चित ये किया जाए कि जो अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, जो हिंदू भाई हैं, जिनके घर में घुसकर, जिनके मंदिरों में घुसकर, पंडालों में घुसकर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, वो सुरक्षित रहें, खुली हवा में सांस ले सकें, अपने धर्म के साथ जी सकें? देखिए प्राची जी, 2-3 बातें याद रखने की बहुत जरूरत है। भारत को किसी भी दूसरे राष्ट्र से, इस्लामिक राष्ट्र से आप कंपेयर नहीं कर सकती। धर्म प्रधान बांग्लादेश इस्लामिक राज्य है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत कोई हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राज्य नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को मान्यता है और सभी अपने धर्म को पूजते हैं। जहां तक रही बांग्लादेश में हिंदुओं की बात, आप उतना बांग्लादेश दूर क्यों जा रही है? पश्चिम बंगाल में ही आई ना। पश्चिम बंगाल में बहुत जगह दुर्गा पूजा मनाने की इजाजत नहीं है, मूर्ति लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है। ये तो हो रहा है, कट्टरपंथ जहां भी है हो रहा है, और वो कट्टरपंथ खराब है, किसी के लिए ठीक नहीं है। और खासकर भारत जैसे देश के हित में तो बिल्कुल नहीं है कट्टरपंथ। आप आज यहाँ पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की जो नहीं मना सकते हैं, नवरात्रा की पूजा करने के लिए शंख बजाने पे मनाही है, तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन है जिसके पास आप जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। बांग्लादेश और बाकी जगह में, पश्चिम बंगाल में तो आप पुलिस प्रशासन से भी अपील नहीं कर सकते। जहां तक नहीं, भारत सरकार क्या कर सकती है? भारत सरकार डिप्लोमेटिक चैनल से, राजनयिक चैनल से जितना दबाव डाल सकती है, दूसरे देशों से बांग्लादेश में दबाव डलवा सकती है। ये तो हम लोग क्लियर कट जान रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में जिस पार्टी का रूल आया है, पीएनपी का, वो तो बांग्लादेश के डिवीजन के समय भी पाकिस्तान के साथ थी, आज भी है, तो इसलिए कट्टरपंथ होगा ही। अब वो भारत पे राज करने की बात क्यों नहीं करेंगे कि हम 800 साल भारत पे राज किए? अरे जब वो वैसी खुलेआम कहते हैं कि हमारे पुरखों ने यहाँ पे राज किया है, हमारा शासन था, तो बांग्लादेश में कोई बैठ के कह रहा है तो कौन सी बड़ी बात कह रहा है? बात ये कट्टरपंथ यहाँ पे धर्म का प्रचार, धर्म का फैलाव करने के लिए किसी भी हद तक लोग जाने को तैयार हैं। और जहां पे बहुसंख्यक होते हैं, डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेबनान देख लीजिए, जहां बमबारी हो रही है, 56% ईसाई थे। जब सीरिया से भागे गए मुसलमान किसी ने जगह नहीं दी, यूरोप के अन्य देशों ने, लेबनान ने अपना दरवाजा खोला। आज रिजल्टेंट है कि 65% मुसलमान हो गए, ईसाई घट के 22% पे आ गए। कहां चले गए सारे ईसाई? अब अजय आलोक जी, बांग्लादेश क्या कर रहा है आप देखिए ना, आज उसने कई देशों से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया, जिसमें भारत भी शामिल है। तो इस पर तो कोई तो टेक होगा ना हमारी भारत सरकार का, कि कैसे वापस बुलाया, क्यों वापस बुलाया? देखिए, बहुत विषम परिस्थिति है। बांग्लादेश से कोई हम जंग नहीं छेड़ सकते हैं इस बात पे कि उसने एम्बेसडर बुला लिया या वहां पे 8% हिंदुओं पे वो जुल्म कर रहा है। हम क्या क्या कर सकते हैं उन हिंदुओं के लिए? हमने सीएए लाया, एनआरसी लाई। इसका मेन कारण यही था कि बगल में रहने वाले इस्लामिक देशों में जो हमारे वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, जैन भाई हैं, सिख भाई हैं, अगर उनको प्रताड़ित किया गया और वो भारत आना चाहें तो उनको हम नागरिकता दे सकें। उसका भी विरोध यहाँ किसने किया? इसी कट्टरपंथी ने, कि भाई मुसलमानों को भी आप नागरिकता दो। अब बांग्लादेश से कोई मुसलमान मान लीजिए अगर हिंदुस्तान आता है तो उसको क्यों नागरिकता हम देंगे? वो तो इस्लामिक राज्य है ऑलरेडी। ये हाल पाकिस्तान का, ये हाल अफगानिस्तान का। उस वक्त हम समझाते थे तो समझ में नहीं आता था, अब शायद समझ में आ जाए कि क्यों जरूरत है। ये 8% हिंदू क्या करेंगे? बनने के लिए छोड़ दें उनको। मुझे पहले 3 मेहमानों को चर्चा में लाने दीजिए, समय चला जाएगा। गवर्नमेंट के हैं अजय आलोक जी, कहीं जान नहीं रहे, बैठे हैं, आप पूछ लीजिएगा अपने बारे में। सर ये बता दीजिए कि सीए के तहत अब तक आपने, जब से बनाए, कितने लोगों को आपने नागरिकता दी जो हिंदुस्तान में ऑलरेडी हैं, हमारे हिंदू भाई या और तमाम, छोड़ दीजिए मुसलमानों को, बता दीजिए अजय जी जल्दी से, फिर मैं आ रही हूँ आदिल जी आपके पास। सीए के तहत अगर आपको याद होगा भाई साहब मुमताज जी, तो कुछ ही दिन पहले पहली लॉट में सीए के तहत अभी तक हम लोग 2000 से ऊपर लोगों को नागरिकता दे चुके हैं, जो ऑलरेडी यहाँ आके बसे हुए हैं अफगानिस्तान से, जो ऑलरेडी आके बसे हुए हैं यहाँ पाकिस्तान से। इसमें राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली में रहने वाले लोग हैं। गृह मंत्री ने खुद अपने हाथों से नागरिकता दी थी, अच्छा खासा फंक्शन हुआ था। थोड़ा अपडेटेड रही है। सीए को हम लोग और व्यापक करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तय है कि वहां बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जाएगा तो वो भाग के आएंगे हिंदुस्तान। अब मैं आदिल जी, बहस नहीं चाहता, चलिए अब मैं आदिल जी को चर्चा में लेकर आ रही हूँ। आदिल हसन साहब, भारत में अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रोटेस्ट भी होते हैं। भारत डेमोक्रेटिक देश है, सबको आजादी है, सब अपनी अपनी बात बड़ी आसानी से कहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में आप देखिए ना क्या हो रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति क्या आवाज नहीं उठाई जाएगी अब इस देश में? क्या अब हम कोई प्रदर्शन नहीं देखेंगे? या मैं मान लूं कि जो कल्पना वहां से की जा रही है गजवाए हिंद की, उसकी झलकियां हम देख रहे हैं, ट्रेलर हम देख रहे हैं बस? मैडम, यही बात तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि शेख हसीना को भारत में आप क्यों ले आए? 57 मुस्लिम देवता छोड़ देते, सब मुसीबत नरेंद्र मोदी क्यों खरीदना चाहते हैं? भाई वहां से अपना समझती है, मुस्लिम देश में जाती क्यों? मोदी जी अब एक्स्ट्राडिशन की बात करेगा, भारत से बेवजह मामला बढ़ेगा।
और भारत सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अभी तक जो बात नहीं हुई उसका गुणगान गाएंगे, लेकिन मेन क्वेश्चन को टाल जाएंगे। मेरा नाम बंसल नहीं है, मेरा नाम आदिल है। बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। आदिल जी ठीक है, आदिल जी एक सेकंड, विनोद बंसल जी फिर आप ही के पास आ रही, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए आदिल जी। बांग्लादेश में जिस दिन जब वहां इलेक्शन हुआ था, रिजल्ट आया था, उसी वक्त बैरिस्टर साहब ने कहा था अपोजिशन का कोई वहां पे एमपी नहीं है, कोई लोग नहीं है, आप इसको मॉनिटर कीजिए। आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आपके अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? पूरा सिस्टम आपका क्या कर रहा था? बैठे बैठाले मुसीबत नरेंद्र मोदी खरीदते हैं। अब ये जो हो रहा है तो एम्बेसडर क्या कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक स्टेट दिखता है क्या? जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं? उनकी ड्यूटी है, जवाबदेही है। अरे अदानी अंबानी का इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब क्या है कि वहां के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी का भी ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, ये भारत को इंटरफेयर करना चाहिए, भारत का अधिकार है। और अजय आलोक बंगाल की बात करें तो गवर्नर क्या कर रहे हैं वहां पर? वो गवर्नर पे जिस पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का चार्ज लगा उसको हटाइए, दूसरा गवर्नर भेजिए। आपका गवर्नर तो एजेंट बन के रहता है वहां पर, वो क्यों नहीं बंगाल में? आरपीएफ क्या कर रहा है, सीआरपीएफ क्या कर रहा है, सीआईएसएफ क्या कर रहा है? अगर आपके मुताबिक देश चलेंगे ना तो डिप्लोमेसी नाम का कोई शब्द नहीं रहेगा। और ये कह देना आदिल हसन जी, ये कह देना कि शेख हसीना को यहाँ पर भारत ने शरण दी है तो इससे बांग्लादेश से हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं और हिंदू भाइयों पर हमला हो रहा है, थोड़ा सोच समझ कर बोलिए आदिल हसन जी। चलिए, सरकार से आपको इतनी उम्मीद है। एक सेकंड आदिल हसन जी, आपके नेता, आपने खुद कहा ना, आप तो भविष्यवक्ता भी हैं, आपने बांग्लादेश का भविष्य देख लिया था जब वहाँ शेख हसीना की सरकार बनी थी, है ना? आपके नेता ने तो देख लिया था। आप तो हर मुद्दे पर बोलते हैं ना आदिल हसन जी, इंसानियत की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, भाईचारे की आप लोग बात करते हैं, जैसा आप हवाला देते हैं। आप बताइए, एक बयान बताइएगा अपने नेता का इन तस्वीरों पर, या एक भी ऐसा पोस्ट ही बता दीजिए आप इन तस्वीरों पर जो किया हो, जिससे मुझे ये पता चल जाए आदिल हसन जी और उनकी पार्टी या आपके बैरिस्टर साहब खड़े हुए हैं इंसानियत के लिए। मैडम, आपको जानकारी नहीं है, उत्तराखंड में एमआईएम चुनाव नहीं लड़ी थी, हिमाचल में चुनाव नहीं लड़ी थी, आसाम में चुनाव नहीं लड़ी थी। हिंदू डोमिनेंट इलाका था उत्तराखंड और हिमाचल, वहां जाके रिलीफ का काम किए थे। दारुसलाम में माथे पे टीका हो, ये सवाल था मेरा, पगड़ी हो, ये सवाल था मेरा, ये सवाल था मेरा। मैं ये जानने बैठी हूँ आदिल हसन साहब कि आप कहाँ चुनाव लड़े, कहाँ चुनाव नहीं लड़े। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बांग्लादेश की घटना पर आप बोलते हैं ना खुलकर, यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी देश में मुसलमानों पर कोई भी अत्याचार होता है तो आदिल हसन साहब यहाँ बैठकर, मेरे शो पर बैठकर बताते हैं ना, बताते हैं, आवाज उठाते हैं ना। आज क्यों नहीं उठा रहे? उन कट्टरपंथियों को क्यों नहीं मैसेज दे रहे आप? बोल रही है मेरे बदला। अब नरेंद्र मोदी सरकार की जवाबदेही है, एम्बेसडर की जवाबदेही है, फॉरेन तो ये जवाबदेही फिर हर मसले में है। इंतजार करें, फिर हर मसले पर इंतजार करें, फिर बड़ी बड़ी बयानबाजी मत किया करें बाकी देशों की सिचुएशन पर। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, मैं नहीं सिखाऊंगी आपको और मुझे सिखाने की जरूरत भी नहीं है। आप राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं आदिल हसन जी, आपको पता होना चाहिए कि डिप्लोमेसी क्या होती है। मैं नहीं सिखाऊंगी, यहाँ डिप्लोमेसी याद आ रही है आपको। और जब नसरल्ला के लिए प्रदर्शन हो जाते हैं इस देश में, तब डिप्लोमेसी याद नहीं आती आपको। आज आपको डिप्लोमेसी याद आ रही है भारत की। बहुत चश्मा लगाकर रखते हैं, उतारने की जरूरत है। विनोद बंसल जी, प्राची जी, मुझे लगता है कि भैंस आगे बीन बजा रहे हो आप। देखिए, मुमताज जी ने एक बात कही विनोद बंसल जी कि क्यों नहीं यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, करें, हम साथ खड़े हो जाएंगे। मुमताज जी तो ऐलान कर गए मेरे शो पर। देखिए मुमताज जी को बोलो मेरा नाम विनोद बंसल मेरा है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि ये जो है ना, वो आप बात करेंगे खेत की और पहुंच जाएंगे खलिहान में। इनको बात करेंगे बांग्लादेश की और पहुंच जाएंगे अपने असम में और नागालैंड में और उत्तराखंड में। आप देखिए कि बात करोगे नसरुल्लाह की तो पहुंच जाएंगे अल्लाह के पास। ये ठीक नहीं है ना? मैं कहता हूँ, देखिए जब आदिल जी, विनोद बंसल जी आपकी कहने पर आप मत रिपीट करिए पैटर्न। हाँ बोलिए विनोद बंसल जी। देखिए मैं कहता हूं कि हिजबुल्लाह के, नसरुल्लाह के लिए आंसू बहाने वाले सारे के सारे लोग गाजा पर बाजा बजा सकते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश की बात आएगी तो होठ सिल जाते हैं। ये है इनकी असली चाल चरित्र चेहरा। अरे चलिए ना, देखिए कि ये जो माइनॉरिटी की बात आप क्या कर रहे हो? आप खाली हमारे खिलाफ बोलने के लिए हो। एक और जिहादी चिल्ला पड़ा, ये देखिए एक और जिहादी चिल्ला पड़ा। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें भैया, ये इनको बोलने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मेरे मेहमान समाज को बोलने का परमिशन है नहीं चैनल पर। बीच में ना बोले, बस आदिल हसन जी की आवाज कम कर दीजिए। अरे जब बिलबिलाएंगे, देखिए वो नहीं बोल रहे थे ना, अपनी बारी में बोलिए बंसल जी। अगर बकरे की तरह मत मैंने बनाइए ना, आप आदमी की तरह बोलिए। बोल लीजिए, बकरा और जिहादी साथ
दोबारा याद आ जाता है। तमीज मत बोलो, तमीज से देखिए नेशनल टीवी चैनल कहीं भी काम की बात आप नहीं करते हो। प्राची जी इसको एंकर कर रही हैं, आप एंकरिंग मत करो। बताइए विनोद बंसल जी, वो ये कह रहे हैं, मैं बता कहीं तो काम की बात कर लिया। यहाँ पर प्रोटेस्ट अगर होंगे तो मुमताज अली साहब आपके साथ खड़े होंगे, वो ये कह रहे हैं। हम संदेश देने के लिए तैयार हैं, वो ये कह रहे हैं विनोद बंसल जी। मुमताज अली को कौन जानता है, इनकी क्या हैसियत है? क्या दारुल उलूम देवबंद जाएगा वहां पर प्रदर्शन करने के लिए? क्या जमीयत उलमा हिंद जाएगा प्रदर्शन करने के लिए? क्या इंडिया पर्सनल बोर्ड ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया? कह रहे हैं कि आप चलो ना, हम चले। ये बैरिस्टर ओवैसी उनके देखिए चले थे जानिबे मंदिर, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, तो चलिए ना। आप क्यों पूछ रहे हैं कि हमने आपसे कहा कि आरएसएस को बुलाओ, बजरंग दल को बुलाओ? मुमताज जी बीच में नहीं बोले ना प्लीज, एक बार बीच में ना बोले। आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था ना। बोले विनोद बंसल जी, मुमताज जी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो शियों की तंजीम है उसका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। आप जो मेहमान है ना, इस बात का फायदा ना मेरी हैसियत कुछ नहीं है, आप कह दिया बस आपने तड़ते। बोलिए अरे देख रहे करें, आप कोई हैसियत ही नहीं। विनोद बंसल जी पर्सनल टिप्पणी मत करिए, मैंने पहले भी आपको रोका, मत करिए। वो इस देश के मुसलमान हैं, वो यहाँ आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। इससे बड़ा क्या लेंगे आप सर? क्या आप पद देखकर उनके साथ खड़े होंगे? नहीं देखिए, ऐसे लोगों को खड़े करने से कोई फायदा नहीं है। बात मैं कहना चाहता हूँ, ये टीवी चैनल पर चिकनी चिपड़ी बातें करते हैं, धरातल पर बिल्कुल नंगे नजर आते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बांग्लादेश की स्थिति परिस्थिति है ना, वो बांग्लादेश की स्थिति परिस्थिति से क्या ये अनभिज्ञ है क्या? गाजा पर क्यों आपने किसी को प्रदर्शन करने के लिए? हमने बोला था क्या? हम प्रदर्शन के लिए निकले थे, जो आप पीछे पीछे भागे थे। आप मुझे बताएं, नसरुल्लाह के लिए आंसू बहाने वाले ऐसे? अरे हमने नसरुल्लाह के लिए बहाया, तो आप बांग्लादेशी जो हिंदू भाई मारे जाए उनके लिए क्यों नहीं बहा रहे हो? निकलो आप, कौन आपको मना कर रहा है? चलो हमारे साथ। अच्छा ठीक है, आप मुमताज जी ऐसी चर्चा को चलने नहीं देंगे। आप बीच में बोलेंगे, आप बीच में बोलेंगे और उनको आप बोलने नहीं देंगे। फयाज अहमद फैजी साहब, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, कंपैरिजन यहाँ पर भी किया जा रहा है। हम पैलेस्टीन पर प्रदर्शन देखते हैं, नसरल्लाह पर प्रदर्शन देखते हैं, लेकिन अभी अभी खामोशी हमें नजर आती है बांग्लादेश के मसले पर। गजवाए हिंद क्या यही होता है जो बांग्लादेश की तस्वीर देखने को मिल रही है हमें? जी देखिए, आपने जो कहा कि हसन नसरुल्लाह के लिए प्रदर्शन हो रहा है और बांग्लादेश में दूसरे धर्म के लोग हैं उनके लिए प्रदर्शन वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी हम भारत के लोग उस तरह से डेमोक्रेटिक नहीं हो पाए हैं जिस तरह से हमारा संविधान चाहता है। अभी भी हम सांप्रदायिक ढांचे में ढले हुए हैं और उस हिसाब से रिएक्शन कर रहे हैं। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, ये सीधी सी बात है कि न सिर्फ बांग्लादेश पर, दुनिया में कहीं भी किसी भी लोगों का जो समूह है, चाहे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे, कहीं किसी के साथ अगर अत्याचार होता है तो एक नागरिक की हैसियत से हम उसके विरोध में खड़े हैं। दूसरा, हमारा देश जो भारत है वह हमेशा विरोध दर्शाता रहता है, कहता रहता है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार जो है खामोश रहती है। समय समय पर भारत सरकार स्टेटमेंट देती है कि इस तरह की कहीं भी अगर कोई चीज़ हो रहा है तो हम उसके विरोध में हैं। वैश्विक लेवल पे विदेश के मामले में कोई भी चीज़ जो हमारी सरकार एक स्टैंड लेती है, हम अपने सरकार के साथ है। लेकिन एक भारत के नागरिक की हैसियत से और एक इंसान होने के नाते कहीं भी अगर कहीं भी कोई जुल्म ज्यादती होती है तो हम उसके विरोध में खड़े भी होते हैं और उसका विरोध में हमारा दिल भी उसके जो जिन पे अत्याचार हो रहा है उनकी तरफ जाता है, चाहे वो बांग्लादेश के हिंदू हों, चाहे वो यूक्रेन के लोग हों। तो ऐसा नहीं है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक है कहीं भी अगर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं हम उसके विरोध में खड़े। पहली चीज, अब हसन नसरुल्लाह वाली बात सुन लीजिए आप। देखिए, हम मुस्लिम सांप्रदायिकता इस देश में बहुत ताकतवर है और इस तरह कहीं भी बात होती है तो वो हिजबुल्लाह को लेके सपोर्ट करना। देखिए, हिजबुल्लाह एक चरमपंथी संगठन है, उसका कोई प्रमुख मारा जाता है, उसके लिए भारत में विरोध प्रदर्शन होना ही नहीं चाहिए और उसका वो होना ही नहीं चाहिए। ये तो सैयदवाद जिसको हम लोग कहते हैं, जो सैयद लोग अपना इमाम मानते हैं। ईरान के जो मेन जो नेता हैं, जो ईरानिक रेवोल्यूशन है, जो इस्लामिक है, उसकी फोटो आपको शिया लोगों के घर घर में सैयद लोगों की मिलेगी। वो यहाँ क्या कर रहे हैं, गांधी जी की फोटो आपको नहीं दिखाएगी, लेकिन हसन नसरुल्लाह के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इमाम खुमैनी की फोटो आपको देती है। मुस्लिम सांप्रदायिकता है, इसके विरोध में, लेकिन वहाँ पे आप ये देखिए कौन सा बीच में बोल रहे हैं, उसको पता होना चाहिए कि क्या है वो क्या है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप उनको इसलिए मानते हैं, इमाम मानते हैं, ठीक है, लेकिन मुमताज जी, ना मैं शिया सुन्नी पर जा रही हूँ और ना मैं इस पर आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ। एक मिनट मुमताज जी, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं और ये सवाल उनसे पूछा गया है, ये सवाल उनसे पूछा गया है कि हम नसरल्लाह पर प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो बांग्लादेश पर क्यों नहीं वो अपनी बात रख रहे हैं? और ये सवाल मेरा आपसे भी है। चलिए ठीक है, आपने कहा कि आप आइए प्रोटेस्ट करिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपने कहा। अब मुमताज जी मुझे एक बात बताइए, इस्लाम में क्या इस बात की इजाजत है, जो यहाँ पर एक बच्ची कह रही है कि हम लोगों को बोल रहे हैं कुरान शरीफ की आयत याद करो, 7 दिन में याद करना होगा और हिजाब पहनना होगा, वो हिजाब पहनने को बोल रहे हैं, पर्दा रखने के लिए बोल रहे हैं, पर्दा नहीं करने पर क्लास में लड़कों ने गाली दी, टीचर ने भी गाली दी, क्या ये होता है? क्या ये इस्लाम में कबूल है? मैं आपको बता रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। ये मैं कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं कुरान के हवाले से कह रहा हूँ कि दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है, यानी एक मुसलमान भी दूसरे मुसलमान को जबरदस्ती नहीं कर सकता, तो फिर ये हिंदू भाई जो हमारे वहां अकलियत में है, माइनॉरिटी में है, जो भी उनको इस तरीके से कर रहे हैं वो गैर इस्लामी है, गैर इस्लामी है। गलत है ना? बिल्कुल गलत है, मैं कंडेम करता हूं इसको। आप कंडेम करते हैं? बिल्कुल। आप बताइए जरा, आप एक बात बताइए, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है बांग्लादेश में, इस्लाम के नाम पर लोगों के साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है, क्या अब आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या आप यहाँ पर कम से कम एक ज्योति ही जला दें ज्ञान की? मैडम ये तो बिल्कुल कह रहा हूँ कि विनोद बंसल जी हैं, बीजेपी के लोग हैं, तमाम है, चले। मैं मैडम डर इस बात का यहाँ पे लगता है कि कहीं हम खड़े हो जाएं, कहीं और न इल्जाम लग जाए कि साहब ये वर्गला रहे हैं, ये इनको ये ऐसे ऐसे। अब तो नहीं, एक मिनट मैडम, एक मिनट पहले, एक मिनट मैडम, बस एक मिनट। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में जब प्रदर्शन निकले थे तो विरोध किया था, डिप्लोमेसी का पाठ पढ़ाया गया था भारत को। चुप रहिए, दोहरा मापदंड मत बता रहा रखिए। हूँ मैडम, पहले देखिए ऐसा होता था कि मुसलमान जो है राम का पात्र भी इख्तियार कर लेता था रामलीलाओं में, कृष्ण भी मुस्लिम कैरेक्टर बन जाते थे, इस तरीके से तमाम। हम खुद रामलीला में जाते थे, अखंड रामायण सुनते थे, और बाद में हमें जो प्रसाद मिलता था वो भी खाते थे, पंजीरी खाते थे। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आज डर लग रहा है। सुनिए, आज विनोद बंसल जी जैसे लोग जिस तरह का माहौल बना दिया, डर लग रहा है जाते हुए, कोई ये ना समझे कि कोई नहीं डरा रहा है आपको, कोई नहीं डरा रहा है। और आप देश में रहकर विनोद बंसल जी से डरेंगे तो फिर सरकार का क्या मतलब? और बांग्लादेश छोटा सा नारा भी लगाऊंगा। विनोद बंसल जी छोटा जवाब दे दीजिए इस पर। आप डराते हैं यहाँ पर लोगों को। फिर आ रही हूँ आदिल जी, अजय जी के पास। बोलिए। मुर्दाबाद का नारा भी लगाऊंगा। प्राची जी देखिए, ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय भी बोलूंगा। चलो, ये गाजा पर बाजा बजाएंगे। अरे बता तो रहा हूं, बोल तो रहा हूं, भारत माता की जय और बांग्लादेश मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप बोलने दीजिए। देखिए आप रिजवी जी रुक जाइए, रुक जाइए रिजवी जी, रुक जाइए। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। मैंने कह तो दिया। अब बीच में आकर यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा कि आप शो खराब करेंगे। आप रुक जाइए थोड़ा। बोलिए विनोद बंसल जी। देखिए प्राची जी बार बार जो है ना ये इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं पहले भी मैं अपनी बात को पूरी नहीं कर पाया था और अब फिर दोबारा ये बोल रहे हैं। मैंने कहा तो दिया, आपने कहा था ना। देखिए ये गाजा पर बाजा बजाते हैं, हाँ। ये नसरुल्लाह पर बिल्कुल आंसू बहाते हैं, ये हिजबुल्लाह के लिए खड़े हो जाते हैं। और ये देखिए ये हर एक आतंकवादी के साथ खड़े नजर आते हैं। इस्लाम के नाम पर पूरे दुनिया के अंदर आतंकवाद फैल रहा है, पैगंबर के नाम पर आतंकवादी संगठन चल रहे हैं। जब ये उस समय इनके मुंह सिल जाते हैं। और आप देखिए कि जहां तक माइनॉरिटी का सवाल है, भारत के अंदर तो ये माइनॉरिटी में है भी नहीं, ये तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन पे कंट्री है, उसके बावजूद भी सबके ऊपर आक्षेप लगाते हैं। ये सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ना का शिकार अगर हिंदू समाज है तो मुस्लिम समुदाय के कारण है, ये जिहादी मानसिकता के कारण है। आप बताइए माइनॉरिटी के अंदर 6 और अपनी कम्युनिटीज हैं, हाँ। उनमें से किसी को कोई तकलीफ है क्या? कभी किसी ने कोई शिकायत करी क्या? लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, अच्छा चलिए जितना झूठ बोल रहे विनोद बंसल जी, वो प्रोटेस्ट हमारे खिलाफ जहर उगल लो वो उगल लीजिए। मुमताज अली रिजवी जी आप फिर बीच में आ गए। थोड़ा सा रुकिए, मेरे साथ और भी मेहमान है, सब सुन रहे हैं ना, सब सुन रहे हैं। और आप सरकार का स्टैंड जानना चाहते हैं, आपको भी सरकार से उम्मीद। आदिल जी ने तो बड़े बड़े प्रश्न उठाए थे। आदिल जी एक मिनट, आपने बहुत सारे प्रश्न उठाए थे तो अजय आलोक जी से पूछ लूं। अजय आलोक जी, आदिल हसन साहब के मुताबिक बैरिस्टर साहब ने तो बहुत पहले ही इस बात को देख लिया था, भविष्य देख लिया था बांग्लादेश का कि वहां क्या होने वाला है। क्यों नहीं दखलंदाजी भारत ने की, या क्यों नहीं खुफिया तंत्र भारत का इतना एक्टिव हुआ कि आपको पता चल पाए कि वहां क्या स्थिति है? ये पूछ रहे हैं आदिल हसन जी। डिप्लोमेसी बता रहे हैं कि कैसी होनी चाहिए आप भारत सरकार की। देखिए, भारत सरकार की कभी भी नीति इराक वाली नीति नहीं रही कि बगल में कुवैत पे इन्वेजन करके उसको हथियार लें। तो इन्वेजन की नीति, हम विस्तारवादी सोच वाले देश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी बिल्कुल कूटनीति सही थी और हमारी इंटेलिजेंस भी थी।
और टाइमली हमने इन्फॉर्म भी किया था। जहां तक रही शेख हसीना को रेस्क्यू देने की, असाइलम देने की, वो भारत में आई और वो भारत में उन्होंने रुकने की अपील की और निश्चित तौर पे भारत अपने यहाँ आए हुए हर एक को पनाह देता है। तस्लीमा नसरीन को भी हमने पनाह दी थी, सलमान रुश्दी को भी हमने पनाह दिया था। यहाँ बात कट्टरपंथ से लड़ने की हो रही है, बात समझिए दोस्तों, बहुत अंतर है। सलमान रुश्दी को 40 साल के बाद 1987 में बुक लिखी गई थी सैक्टिक वर्सेस 87 में, और उसको सलमान रुश्दी को आप सोचिए कट्टरपंथ कितना जालिम होता है कि 35 साल के बाद एक 20 साल के लड़के ने जो उस वक्त पैदा भी नहीं होगा उससे जाके सलमान रुश्दी को चाकू मार दिया, उनकी एक आंख चली गई। इस कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ने की सोच सबको रखना चाहिए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान हो। आज भारत में 120 करोड़ हिंदू हैं और पूरे विश्व में 10 करोड़ हिंदू और होंगे। 130 करोड़ हिंदू हैं पूरे विश्व में और इस्लाम की पूरी संख्या 190 करोड़ है पूरे विश्व में। अगर इसी तरह की सोच अगर हिंदू भी रखने लगे कि हम जहां पर मेजॉरिटी में रहेंगे हम इसी तरह से माइनॉरिटी के लिए करेंगे, तो क्या इस देश में कोई भी देश सही सलामत बचेगा? और आप देखिए इसी सोच के कारण आज नसरुल्लाह की बात हो रही है। क्या ये लोग भूल गए यही नसरुल्लाह था जिसने सीरिया में हजारों हजार की संख्या में सुन्नी मुसलमानों का कत्लेआम किया था? और आज इसी नसरुल्लाह के लिए लोग चुनाव प्रचार रोक दे रहे हैं, लोग उसके लिए जुलूस निकाल रहे हैं। आज भारत तो सुन्नी बहुल देश है, और ठीक कहा फारूकी साहब ने, ये इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान का वो था, बात तो सही कही। कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है। और मैं तो ये कहूंगा मुमताज जी को, मुमताज जी अगर आपको इतनी हिंदुओं से, बौद्ध से, सिखों से, जैन से, इतनी अकलियत से आपको इतनी हमदर्दी है, तो इसी चैनल पे घोषणा कर दीजिए कि भारत सरकार और नरेंद्र मोदी का पूर्ण समर्थन करेंगे। हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से सारे हिंदू, बौद्ध, सिखों को अपने यहाँ बुला लेते हैं और आप पूर्ण समर्थन में रहेंगे कि इनको नागरिकता दे दीजिए। बिल्कुल बुलाइए, बात खत्म, बिल्कुल बुलाइए, मैं मुहिम चलाऊंगा इसकी। बोलिए, घोषणा कर दीजिए ना, मैं सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से बोलिए कि घोषणा कर दे, सीए का समर्थन करें। सुनिए, मैं पीएम के साथ सीए का समर्थन करें, एतराज इसकी बात नहीं है, सुन लीजिए। तो फिर सीए के विरोध में क्यों थे? वो ये होता है कि आप सीए के विरोध में क्यों थे? जैसे असम में हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ऐसा है कि सीए से कोई एतराज किसी को नहीं, लेकिन अभी जिस तरीके से असम में हो रहा है कि चुन चुन के मुसलमानों को हटाया जा रहा है, और अभी गैर मुस्लिम जो सीए, जो एनआरसी में नहीं आएंगे उनको दिया जाएगा, ये इसका एतराज है। अब आदिल हसन जी, सरकार का स्टैंड अब आपके सामने है, बता दिया अजय आलोक जी ने सरकार का स्टैंड क्या है। एक प्रश्न ये है कि क्या कट्टरपंथी की कहीं पर भी किसी भी धर्म में कोई जगह हो सकती है? आदिल जी, हमने तो पहले ही सरकार को बोल दिया था कि ये डेंजरस ट्रेंड होगा, आप शेख हसीना को मत इंटरटेन कीजिए, छोड़ दीजिए मुस्लिम देश पर, आप मत इंटरटेन कीजिए। आपको एक छोटा उदाहरण दे रहे हैं, मनीषा नाम की एक मोहतरमा है ट्विटर पर, वो गाजा में जो कल फिलिस्तीन और इजराइल और ईरान में जो जंग हो रही थी, बच्चे जश्न मना रहे थे, वो बोल रही थी ये बच्चे बच गए, और प्रधानमंत्री उस मोहतरमा को ट्विटर पर फॉलो करते हैं। जब जहर देने वाले लोग को प्रधानमंत्री ट्विटर पर फॉलो करेंगे तो यही होगा। कट्टरपंथी को तो प्रधानमंत्री सपोर्ट करते हैं। और आपको बता दे, जहां तक बंगाल की बात है तो भारत सरकार के होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, होम सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, जो बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं मनाने दे रहा है। मैं बिहार से आता हूं, सीमांचल है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, आबादपुर है, बारसोई में गोलीकांड हुआ था, लोग साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता है, गोली में धरना पे बच्चे बैठे थे, एक हिंदू का भी बेटा, एक मुसलमान का भी बेटा। आपने एक बात कही, आदिल जी आपने एक बात कही कि छोड़ देना चाहिए मुस्लिम देश पर, छोड़ देना चाहिए मुस्लिम देश पर। एक सेकंड आदिल जी, आपने एक बात कही, आदिल जी आपने एक बात कही कि हमें छोड़ देना चाहिए मुस्लिम देश पर। शेख हसीना को लेकर आपका स्टैंड है, हमें छोड़ देना चाहिए मुस्लिम देश पर, है ना? आप भारत सरकार के स्टैंड के साथ खड़ा होना चाहते थे, या भारत सरकार को छोड़ देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? तो फिर क्यों आप इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बोलते हैं कि भारत को रुख अपनाना चाहिए? फिर आप क्यों दबाव बनाते हैं प्रदर्शन कर करके कि नसरुल्लाह को मारा गया तो भारत को अब बीच में आना चाहिए? वहां क्यों डबल स्टैंडर्ड होते हैं? सुन लीजिए, इतना जज्बाती मत होइए। कोई जज्बाती नहीं है, आप जज्बाती होते हैं। बोलने का मौका दीजिए, बोलने का मौका। महात्मा गांधी का स्टैंड फिलिस्तीन पर, अटल बिहारी वाजपेयी का, पंडित नेहरू का, खुद नरेंद्र मोदी सरकार का फिलिस्तीन के लोगों के साथ स्टैंड है। भारत सरकार ने रिलीफ भेजा है। मैडम, इतना जज्बाती मत होइए। तो ये स्टैंड बांग्लादेश के साथ भी भारत का है, आप भी जज्बाती मत होइए। आदिल हसन जी, आप भी जज्बाती मत होइए। हम जज्बाती नहीं, ये बांग्लादेश के साथ भी भारत का स्टैंड है, तो प्लीज आप भी जज्बाती मत होइए। दोनों तरफ का पढ़ के आइए, महात्मा गांधी का स्टैंड, दोनों तरफ का पढ़ के आइएगा। आदिल हसन साहब जज्बाती नहीं होते हैं सर, आप तो भविष्य वक्ता हैं, आप तो भविष्य देख लेते हैं, आगे भी भविष्य देखकर बता दीजिएगा अजय आलोक जी को।